सरकार की कार्य है उसमें व्यवस्था करने की। मुश्किल ये है कि इस क्षेत्र में डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं। यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं वही अभी वापस आ रहे हैं पढ़ के यहाँ पे, तो वही यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी देखें कोई बाहर का डॉक्टर यहाँ नहीं है अभी भी, आप देखेंगे तो चीज़ें सुधरेंगी। लोग आ रहे हैं वापस, लोग यहाँ के लोग बाहर जाके डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और वापस आ रहे हैं। एक मुश्किल है कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत लंबी होती है, लगभग 13 साल 14 साल लग जाते हैं। तो जो लोग बाहर जाके 14 साल पढ़ते हैं तो वे लोग वहाँ के रहन सहन के आदी हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं यहाँ। मुश्किल यहाँ आ रही है, लेकिन चीज़ें सुधर रही हैं और सुधरेंगी। चीज़ें सुधर रही है और सुधर अच्छे से और विकसित हो, इसी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। राजेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पॉल्यूशन को लेकर यहाँ पर काफ़ी सवाल उठते हैं कि यहाँ पर काफ़ी पॉल्यूशन है यहाँ के वातावरण में। आप किस तरीके की यहाँ के लोगों के अंदर देखते हैं कि जांच की जाती रिपोर्ट आपके पास काफ़ी आती है, किस तरीके की आप देखते हैं कि लोगों के अंदर बीमारियां देखने को मिल रही है और उसको किस तरीके से स्वस्थ रखें अपने आप को इस पॉल्यूशन वाले माहौल में भी? अपने सिंगरौली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, और अगर हम पूरे देश की बात करें तो शायद टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़, और शायद पूरे वर्ल्ड में भी कई बार न्यूज़ में आया है कि पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली मुंबई के बाद सिंगरौली का नाम है। आज से 10 साल पहले भी मैं एक इंटरव्यू में गया था, तो वहाँ जो IAS ऑफिसर थे उन्होंने एक ही सवाल पूछा था कि सिंगरौली के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो न्यूज़ में आती है। तो मैंने उन्हें बताया भी कि हाँ, एयर पॉल्यूशन। तो बोले बिल्कुल सही है। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नॉर्मल से ज़्यादा होके आ रही हैं। उसमें से एक सबसे मुख्य है श्वास की बीमारियां। श्वास की बीमारियां जनरली 70-80 की उम्र में होना स्वाभाविक है, लेकिन 40 से 50 की उम्र में ही अस्थमा हो जाना, और एक जो COPD बीमारी होती है जिसमें उन्हें लगातार खांसी आती रहती है, वो हो जाना, और कोल वर्कर्स निमोनिया एक होता है, एंथ्रेकोनियोसिस उसको बोलते हैं। तो हमारे खुद घर के लोग भी माइंस के आसपास काम करते हैं, बहुत सारे मजदूर हैं जो माइंस में काम करते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी फेफड़ों में जो निमोनिया और COPD है वो आने लगा है। बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो कंटिन्यूसली खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ के आते हैं। तो ये जनरल दूसरे ज़िलों के से कंपेयर करें तो उनसे बहुत ज़्यादा है। तो ये पोल्यूशन का सबसे बड़ा असर है। दूसरा, इसके लिए हमें थोड़े से प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। जितने भी फील्ड वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, इन सभी को प्रॉपर मास्क इस्तेमाल करवाना, और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ ऑफिस उनके अगर कोल फील्ड के अंदर बने हुए हैं, तो एयर प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है सही समय पे सही इलाज। जब उनको प्रॉब्लम शुरू हुई है उसी समय हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हजार्ड के स्पेशल हॉस्पिटल होने चाहिए। सिंगरौली में ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल हॉस्पिटल बनाना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिजीज़ेस को हैंडल करे। क्योंकि सिर्फ कोल माइंस ही नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और माइंस हैं, और उनमें अलग अलग तरीके की बीमारियों के लोग आ रहे हैं। पूरी हमारी सिंगरौली की पूरी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड है। अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होती तो हम अभी उमरिया जैसे किसी ज़िले जो ज़िले हैं जो कि पूरी तरह से फॉरेस्ट और ट्राइबल हैं वैसे ही होते। तो जब इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है और उसकी वजह से हमें रेवेन्यू मिल रहा है, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड से पीड़ित मरीजों के लिए स्पेशल व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। NCL ने उस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। नेहरू हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छा है और पूरे नॉर्दर्न कोल फील्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसने बहुत हद तक इस चीज़ को हैंडल कर रखा है। लेकिन ऑक्यूपेशनल हजार्ड के ऊपर जो स्पेशल फोकस है वो नहीं है अभी भी, कि हाँ ऑक्यूपेशनल जो इसका एक क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा कि ये इस बीमारी के पेशेंट, ये इस बीमारी के पेशेंट हैं, जो कि सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि इन्हें एयर पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से और फैक्ट्रीज़ की वजह से ये बीमारी हो रही है। एक बार जब हम उस चीज़ को मान लेंगे तो फिर हम उन मरीजों को एड्रेस करेंगे और उनको स्पेशली उसके लिए ट्रीट करेंगे। जैसे कि भोपाल में जो गैस ग्राहक केंद्र हॉस्पिटल हैं, तो क्योंकि वहाँ पे वो एक ट्रेजेडी हुई थी, अचानक से हुई, 1 दिन 2 दिन के अंदर ही हुई, इसीलिए गवर्नमेंट को उसमें अटेंशन पड़ा और उनके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं दी। उनके पूरी फैमिली को
हॉस्पिटल प्रोवाइड किए, लाइफ लॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। तो वही हमारे यहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत टाइम में हो रहा है। एक फैमिली है, उस फैमिली में अगर 3-4 लोग ऑक्यूपेशनल डिजीज से पीड़ित हो रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं हो रहे हैं, वो इस समाज के लिए और इस देश के लिए जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो नुकसान उस जगह की पब्लिक उठा रही है, उस पब्लिक के लिए उस रेवेन्यू का इस्तेमाल करना और उसे सही सुविधाएं देना, ये बहुत ज़रूरी कदम है। तो इस बारे में सभी का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के लिए स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज़ उस डिस्ट्रिक्ट में होनी ही चाहिए जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण का आपने जिक्र करा कि किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, कैसे लोगों को इलाज मिलना चाहिए, लेकिन बात की जाए तनाव भरा जीवन जी रहे हम लोग, सभी भागम भाग में लगे हुए हैं, रात दिन हम देखते हैं। किस तरीके से अपने आप को इंसान स्वस्थ रखे और ये मानसिक परेशानियां जो दिन भर की रहती है उसको कैसे दूर करें? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि भागम भाग और टेंशन आज के जीवन का एक भाग हो गया है। आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो ऑफिस लेट पहुँचेंगे, वहाँ बॉस डांटेगा, एक टेंशन और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप सब दिन भर काम करें लेकिन खुद के लिए समय निकालें, कम से कम 1 घंटे डेली। या तो एक्सरसाइज करें, योगा करें और ध्यान करें। मेडिटेशन, जिसको ध्यान बोलते हैं, करना बहुत ही ज़रूरी है अपने मस्तिष्क को संतुलित रखने के लिए। और शरीर को संतुलित रखने के लिए शारीरिक मेहनत करना ज़रूरी है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, ये करें। असल में आदमी बना था मजदूरी करने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, आदमी था, दिन भर मेहनत करता था, दौड़ के शिकार करता था, खाता था, सो जाता था, तो स्वस्थ रहता था। अब क्या हो गया है, हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, फिर बैठ जाते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, और फिर दोपहर में खाते हैं, फिर शाम को भी खाते हैं, और हमारी तोंद ऐसे होने लग गई है। पहले ये नहीं था। सारी बीमारियों का जड़ है हमारी ये तोंद। तो इसको अगर हम कम रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम लगेंगी, क्योंकि यही दिल की बीमारी, शुगर, बीपी सबका जनक है। तो मोटापा को घटाएं, बीमारियों को भगाएं। यानी अपने लिए कुछ समय देना जरूरी है। आप नहीं देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बीमारी खुद से आपसे समय ले लेगी। ये जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, जैसे सुबह एक्सरसाइज करना और अच्छा खाना खाना, ये अकेले कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और हमने अभी सिंगरौली बैढ़न में भी बहुत सारे ग्रुप्स देखे हैं जो कि अपने ग्रुप में स्टेडियम में जाते हैं और ग्रुप एक्टिविटी में एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। वैसे ही हमारी सारी माताओं बहनों को और जो भी कॉलोनीज़ हैं, चाहिए कि आप अपना एक ग्रुप बनाएं और सुबह सुबह सारे लोग एक टाइम पे वहाँ पे जाएं और एक्सरसाइज और योगा करें। और शाम को भी जब भी आप फ्री हो जाते हैं 6, 7, 8 बजे बाहर निकलें और एक ग्रुप में साथ में वॉकिंग करें। इससे क्या होगा कि जो छूट जा रहा है आप उसको भी फ़ोन करके बुलाएंगे कि आप आज क्यों नहीं आए हो। तो एक्सरसाइज एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की तरह होना चाहिए। जो भी कम्युनिटीज़ हैं, आप अपने कॉलोनी में हैं या जैसे कस्बा है या गांव है, तो जो एक्सरसाइज का महत्व वो तभी समझेंगे जब हमारा समाज इसके महत्व को समझेगा। जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब तक समाज दुखी रहेगा तब तक हम सुखी नहीं रह सकते हैं। वैसे ही जब तक हमारा समाज ऐसे होल स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएंगे कभी भी। तो हम सभी को मिल के एक दूसरे के हेल्थ का ध्यान रखना है और एक दूसरे के साथ मिल के ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जो कि अच्छी हैबिट्स और अच्छी एक्टिविटी को फॉलो करें। तभी हम खुद अपने और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे। आप अपने साथ अगर 10 परिवारों को स्वस्थ रख रहे हैं तो आपका परिवार खुद ब खुद स्वस्थ रहेगा अच्छे से। सर, अपने ज़िले में एक बड़ी सौगात कह लें, मेडिकल कॉलेज बनने मतलब उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। क्या मानते हैं आने वाले समय में जब मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो जाएगा तो अपनी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो उसमें कितना सुधार आएगा? मेडिकल कॉलेज बनने से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा, क्योंकि एक तो मेडिकल कॉलेज में जो शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निःशुल्क होती हैं, काफ़ी कम पैसों में इलाज हो जाता है। तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कम दाम पे मिलेगी।
सर वही स्थिति हो जाएगी, बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, मशीनें आ जाएंगी, लेकिन उसको चलाने वाले और उसमें जो शिक्षा देने वाले लोग रहेंगे उनकी कमियां रहेंगी। अभी वो उस बिल्डिंग को तैयार होने में 3 साल लगेगा, और 3 साल तक में नए डॉक्टर आएंगे यहाँ पे और आने को तैयार हैं। कई डॉक्टर हैं जो अभी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और तैयार हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खुलते ही ज्वाइन करेंगे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो बिल्डिंग खाली रह जाएगी। सर कितना सुधरेगा? खासकर हम यहाँ की बात करें तो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं स्वास्थ्य की, और बेहतर कैसे किया जा सकता है? हमारा सिंगरौली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ट्राइबल पॉपुलेशन से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो पहाड़ों में रह रहे हैं और झोपड़ी बना के रह रहे हैं। आज हमारे शहरों में भी खुटार, बरगवां, देवसर और इतने रिमोट इलाके हैं, वहाँ पे अच्छे कस्बे बन गए हैं, शहर बन गए हैं, लोग अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन वो भी ट्राइबल पॉपुलेशन के अंडर ही आते हैं। अब आदिवासी का ये मतलब नहीं रह गया है कि वो पहाड़ों में, जंगलों में रह रहे हैं। तो ट्राइबल पॉपुलेशंस में कुछ बीमारियां जो कि हज़ारों सालों से चली आ रही हैं वो मौजूद हैं अभी भी हमारे यहाँ पे। और जैसे मोदी जी ने शहडोल में कल एक सिकल सेल एनीमिया बीमारी को हटाने के लिए प्रोग्राम और प्लान का शुरुआत किया है। तो सिंगरौली उस सिकल सेल एनीमिया का एक खास ज़िला है। हमारे सिंगरौली में ICMR के रिसर्च के अनुसार 10% पॉपुलेशन के अंदर सिकल सेल जीन है, मतलब लगभग 1.5 लाख पॉपुलेशन, और उस 1.5 लाख में से 40,000 लोग हैं जिन्हें फुल ब्लॉन सिकल सेल एनीमिया है। 40 से 50,000 लोग हैं, और अभी पिछले 2 सालों से इसकी डायग्नोसिस और उसमें प्रयास हो रहे हैं। तो लगभग 300 से 400 मरीज हमें पता चले हैं जिन्हें इसका इलाज बहुत ही आसान होता है। डेली दिन में 1 गोली खाना होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी लेते हैं। लेकिन जब तक पता नहीं चलता है कि उसके अंदर ही बीमारी है, तब तक वो जो इलाज लेता है वो उसे नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे सिंगरौली में जल्दी ही ये जो सिकल सेल एनीमिया को पता करने और उसके इलाज करने की जो प्लानिंग है वो आने वाली है राज्य सरकार की तरफ से। तो और दूसरा, ट्राइबल पॉपुलेशन में अपने यहाँ पे जंगल और पहाड़ों की वजह से स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी है, जो कि जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही उसके पेशेंट आने लगते हैं। तो अब काफ़ी अवेयरनेस उसकी आ गई है। जैसे ही स्क्रब टाइफस की बीमारी आती है वैसे ही गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है उसको पकड़ने में और उसको रोकने में। वो एक छोटा सा कीड़ा काटने की वजह से होती है। तो लोगों को अब इसके बारे में जानकारी देना है, अवेयर करना है कि हमेशा फुल पैंट पहने जब भी झाड़ियों जंगलों में काम करें। और इस बीमारी दूसरा, अपने क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या झाड़ फूक और अंधविश्वास की है। लोग बीमार होने के बाद बहुत समय तक सही जगह पे नहीं आते हैं इलाज कराने, और झाड़ फूक में कई दिन व्यतीत कर देते हैं। उसके बाद जब आते हैं तो कई बार उनकी किडनी और लीवर में प्रॉब्लम चालू हो जाती है और इलाज मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जिसमें अब काफ़ी सुविधाएं आ गई हैं, और प्राइवेट भी हैं या दूसरे प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं। तो जब भी कभी बीमार पड़े तो अपनी स्थिति के हिसाब से सबसे पहले किसी भी डॉक्टर को दिखा के राय ले लें। कई बार जो खतरनाक और गंभीर बीमारियां होती हैं वो एक बार